हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अटेंडेंस आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी डिले भी हो चुका है, काफ़ी लेट हो, लेकिन अब लेट नहीं होगा। आप लोगों को कंटिन्यू लेक्चर मिलता रहेगा। मैं काफ़ी बिजी था। तो आइए, इनकम टैक्स में आज का हमारा टॉपिक है मकान संपत्ति से आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये जानिए कि मकान संपत्ति से आय, जो हमारा इनकम टैक्स में जो आय का स्रोत है, या ऐसे कहिए आय का जो हमारा शीर्षक है, इसका ये दूसरा स्टेप है, अर्थात सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी था, सेकंड हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ मकान संपत्ति से आय का मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि आपकी मकान है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि क्या नाम है अपने ज़मीनों पर मकान बनवा लेते हैं, या जमीन खरीद के मकान बनवा लेते हैं, और इसमें बहुत सारे फ्लैट बनवा लेते हैं। फ्लैट मीन्स कमरे बनवा लेते हैं, और एक एक फ्लैट लोगों को भाड़े पर दे देते हैं। एक रूम समझिए 2000, 3000, 4000, 5000, जैसा है, जैसा सिटी है उस हिसाब से, और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। वो अर्निंग जो होता है, अर्थात मकान संपत्ति से जो किराया मिलता है मकान से, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शीर्षक में कर योग्य होता है। अब क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले जरूरी है जानना कि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें का मतलब यह है कि मकान संपत्ति आय शीर्षक में कौन कौन सी जो आय होती है, या मकान से संबंधित किस टाइप की इनकम होती है जो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। सबसे पहला कंडीशन है कि जमीन से लगी मकानों से आय। जमीन से लगी मकानों से आय का मतलब है कि किसी जमीन पर कोई बिल्डिंग बनवाया गया है और उस बिल्डिंग को किराए पर उठाया गया है, और किराए से यदि इनकम हो रही है तो हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में कर योग्य होगी। दूसरा यह हमारा जरूरी है कि उस मकान का स्वामी करदाता होना चाहिए। मकान का स्वामी करदाता होने का मतलब क्या है? सपोज करिए ये जमीन है, इसका ये मकान है, मैं लोगों को भाड़ा कर दिया। अब उससे हमको जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जमीन न मेरी जमीन है न मेरी मकान है, और फिर भी मैं उसको दूसरे को भाड़े पर दिया हूं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य नहीं होता, वो अदर सोर्सेस में होगा। मतलब जब एक किराएदार मकान को किराए पर उठाएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन अपना मकान है जिसका ऑनर, जिसका स्वामी मैं हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य होगा। तीसरा इसमें दिया गया है कि किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग न हो रहा हो। व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग न हो रहा। मान लीजिए कि कोई ऐसा मकान है, व्यवसाय अथवा पेशे के लिए वो प्रयोग कर रहा है, तो उससे जो इनकम होगी वो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होगी, न कि हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में हमारा, ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसमें कुछ ऐसी भी इनकम होती हैं जो पूर्णतया कर मुक्त होती है। हाउस प्रॉपर्टी में पूर्णतया कर मुक्त का मतलब क्या होता है? मतलब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसे भी किराए हमको मिलते हैं जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। वो कौन कौन सा है? सबसे पहला, कृषि भूमि पर, ये क्वेश्चन में अक्सर ये आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कृषि भूमि पर बने मकान संपत्ति से है। कृषि भूमि पर बने मकान संपत्ति से आय। जैसे कि जानते होंगे कि एग्रीकल्चर की जो जमीन है, खेती की जो जमीन है, उस पर वो भारत में पूर्णतः करमुक्त होता है। उस पर कृषि क्रिया करने से या कृषि से रिलेटेड कोई भी कार्य करने से यदि इनकम होती है तो एग्जम्प्ट होती है।
लेकिन कृषि भूमि पर यदि मान लीजिए अपना मकान बना है जो कृषि कार्यों के प्रयोग में या उसके देख रेख में के लिए वो जरूरी है, तो ऐसे मकान से यदि इनकम होती है तो वो पूर्णतया कर मुक्त होती है। दूसरा, भारतीय रियासत के राजा का वार्षिक मूल्य। भारतीय रियासत के राजा का वार्षिक मूल्य का मतलब होता है, देखे होंगे कि बहुत पहले के समय के हमारे देश में मतलब राजा महाराजा रहते थे, उनका महल हुआ करता था, आज भी कुछ जगहों पर उपलब्ध है। ऐसे महल यदि आज किसी सार्वजनिक कार्य या किसी अन्य कार्यों के लिए कुछ भाड़े पर किराए पर उठाया जा रहा है कुछ समय के लिए, तो उससे इनकम जो होती है वो पूर्णतया कर मुक्त होती है, क्योंकि वो उतना तो पैसा खर्च उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड हो जाता है। अगला है तीसरा है, कुछ स्वामित्व वाली मकान संपत्ति से। अब कुछ स्वामित्व वाली मतलब जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक ना, वैधानिक प्राधिकरण, ठीक ना, स्थानीय सत्ता, ठीक ना, और भी बहुत सारे नाम है, किसी राजनीतिक पार्टी, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पूर्णार्थ ट्रस्ट, अस्पताल। कहने का मतलब है कि यदि कोई नगरपालिका अपने मकान, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत कोई आता है, नगर निगम के संबंध में कोई मकान आता है, देखे होंगे नगरपालिका का भी अपना मकान होता है जिस पे दुकानें खुली रहती हैं, कोई वैधानिक प्राधिकरण है, कोई अथॉरिटी है, या कोई अदर स्थानीय सत्ता है, कोई राजनीतिक पार्टी का मकान है, किसी पूर्णार्थ संस्था या धार्मिक संस्था का मकान है या अस्पताल है, इसको किराए पर उठाया जाता है, तो इससे होने वाली इनकम पूर्णतः कर मुक्त होती है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाएं स्थापित नहीं की जाती है, ये धर्मार्थ संस्था है या ऐसे समझिए समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है। यदि इससे कुछ अर्निंग होती है तो इसलिए कर योग्य नहीं होती है कि ये उस मकानों के या उससे संबंधित मेंटेनेंस में ही इसका पैसा खर्च हो जाता है। तो ये इस तरह की स्वामित्व वाली मकान संपत्ति से जो आय होती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। अगला है व्यवसाय व पैसे के लिए प्रयोग में आने वाली मकान संपत्ति से आय। ऐसा कोई मकान जो व्यवसाय अथवा पैसे में प्रयोग आती है तो उससे जो इनकम होती है वो भी हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य नहीं होती है, बल्कि बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होती है। इसके अलावा स्वयं के प्रयोग में आने वाली मकान, ऐसा कोई मकान जो खुद रहने के प्रयोग में आती है तो उससे भी जो इनकम होती है या नो भी इनकम हो तो हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य नहीं होती है, बल्कि कहीं कर योग्य नहीं होती है, क्योंकि खुद का अपना मकान है और उसमें हम रह रहे हैं तो उससे कहाँ इनकम होगी। इस तरह की इनकम जो होती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके संदर्भ में कुछ अन्य भी बातें हैं, कुछ अन्य बातों को जान लीजिए पहले। अन्य बातों में सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा कि यदि कोई मकान विदेश में स्थित है, ये तो भारत के संबंध में है, ध्यान दीजिएगा, विदेश में स्थित मकान संपत्ति
संपत्ति से आय। यदि कोई मकान विदेश में स्थित है, जैसे में अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कुछ भी हो, और उस मकान संपत्ति से कोई इनकम प्राप्त होती है तो कहाँ कर योग्य होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि केवल निवासी की दशा में, निवासी की दशा में क्या होती है? कर योग्य होती है। यदि वो व्यक्ति निवासी है, टैक्स रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें निवासी की दशा में कर योग्य होती है और साधारण निवासी अनिवासी की दशा में नहीं होती। ठीक इसी तरह दूसरा हमारा है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक मकाने हैं, अधिक मकान है, तो उससे प्राप्त होने वाली आय, सपोज करिए एक आदमी है, उसके पास एक मकान, दो मकान, तीन मकान है, और इन तीनों ही मकानों से इनकम प्राप्त करता है, तो ये इनकम कहाँ कर योग्य होगी? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी एक मकान को छोड़ दिया जाएगा और इन दोनों मकानों पर क्या होगा? कर योग्य होगा। अब कहाँ कर योग्य होगा? हमारा हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य होगा। ऐसा क्यों? सपोज करिए आपके 3 मकान हैं, तो आप तीनों मकानों को भाड़ा पर कैसे दे देंगे? कोई तो मकान होगी जो जिसमें आपको अपने लिए, अपने परिवार को रखना पड़ेगा। तो ये सुविधा दी गई है कि यदि करदाते के पास एक से अधिक मकाने हैं तो किसी एक मकान को अपने रहने के लिए चुन सकता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि चाहे तो वो सबसे महंगे मूल्य वाली मकान को भी अपने निवास के लिए प्रयोग कर सकता है, लेकिन बाकी जो 2 मकाने हैं उनसे जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य होती है। तीसरा हमारा है सिकमी किराएदार से प्राप्त किराया। सिकमी किराएदार से प्राप्त किराया, ये क्या होता है भाई? सिकमी किराएदार का मतलब है कि सपोज करिए एक मकान है, ये एक्स पर्सन का है, इसने वाई पर्सन को रेंट में दिया, वाई ने जेड को रेंट पर दे दिया, मतलब मालिक ने किराएदार को दिया और किराएदार ने किसी और किराएदार को दे दिया। तो ये जो थर्ड पार्टी जो होगा वो सिकमी किराएदार बोला जाएगा, और उसको जो इनकम प्राप्त होगी, जो सिकमी किराए से प्राप्त किराया है, ये आपका अदर सोर्सेस में क्या होगा? कर योग्य होगा, मतलब टैक्सेबल होगा। ठीक है। अगला है पेइंग गेस्ट से आए। चौथा है पेइंग गेस्ट से आए, पेइंग गेस्ट से आए। पेइंग गेस्ट मतलब पीजी, देखते होंगे आजकल पीजी के काफ़ी पॉपुलर है। ये देखते होंगे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग उसमें क्या है कमरे बनवा देते हैं, बच्चों को उसमें रखते हैं, खाने पीने की भी सुविधा रहती है। अब महीने में फिक्स है कि 5,000, 6,000, 7,000 चार्ज करते हैं, तो इसे पेइंग गेस्ट बोला जाता है। इस तरह की जो इनकम होती है तो उससे अदर सोर्सेस में ये क्या होती है? टैक्सेबल होता है। बस यही जानना है कि ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, क्योंकि एग्जाम में इसी से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक अगला नाम है संयुक्त किराया। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त किराया। ये संयुक्त किराया क्या होता है? संयुक्त किराया का मतलब है कि सपोज करिए कि ये मकान है, अब मकान के साथ ये क्या है? मकान के साथ, इसके साथ क्या होता है? कुछ अन्य सुविधा भी मिली होती है। अन्य सुविधा मतलब माली का, चौकीदार का, रसोइया का, गार्डन का, पार्किंग का। तो ये मकान के किराए में इन सारी सुविधाओं का मूल्य जुड़ा रहता है, और इस तरह की जो इनकम होती है ये भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है? टैक्सेबल होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है ये कि जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान संपत्ति से आए,
में किराया जो है, किराए से क्या तात्पर्य है? किराए से तात्पर्य यहां सीधा सा समझिए कि उसके वार्षिक मूल्य से होता है। वार्षिक मूल्य से होता है। वार्षिक मूल्य का मतलब है कि पूरे एक साल में सारा कुछ काटने छांटने के बाद जो किराया बचा, उस किराए से। अब यहां पे ये भी जानना पड़ेगा कि आपका किराया का मतलब क्या है। इस हाउस प्रॉपर्टी में 4 तरीके के किराए होते हैं। पहला हमारा किराया है, ध्यान दीजिएगा, जो किराया है, एक है वास्तविक किराया, वास्तविक किराया। दूसरा है उचित किराया, और तीसरा हमारा है नगरपालिका मूल्य, और चौथा किराया है मानक किराया। मानक किराया, इसको कहते हैं हम एक्चुअल रेंट, इसको कहते हैं फेयर रेंट, इसको कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये होता क्या? यहां वास्तविक किराया का मतलब ये हो गया कि वास्तव में मकान जिस मूल्य पर किराए पर उठा। सपोज करिए कि हमारे पास 4 कमरे हैं, चारों कमरों को 5-5 हजार रुपये में मैंने उठाया, किराएदार जो अमाउंट पे कर रहा है, ये वास्तविक किराया। उचित किराया का मतलब है कि सपोज करिए कि आपके मकान है, इसमें सपोज करिए 4 फ्लैट है, चारों सेम है, हमने इसको 5,000 रुपये में उठाया, इसको 3,000 में उठाया, और इसको 6,000 में उठाया, इसको 6,500 में उठाया। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि मकान एक फिक्स जगह पर है, उस एरिया का किराया एक फिक्स है, और सारे फ्लैट एक समान है, तो सबका रेंट एक होना चाहिए। कस्टमर को देखकर किराए पर उठाया गया। मान लीजिए जो कस्टमर परिचित नहीं है उसको पूरा लिया गया, थोड़ा परिचित है 500 छोड़ दिया गया। उचित किराया का मतलब है कि वह किराया जो उस एरिया के या उस बिल्डिंग के सभी कमरों का एक समान है, मतलब हर एक किराएदार से एक बराबर किराया लेना चाहिए था, मगर लिया नहीं, तो इसको कहते हैं उचित किराया। उचित किराया का मतलब है कि यदि इस एरिया का फिक्स कर दिया गया है कि 5,000 मंथली है, तो सारे कमरों का 5,000 मंथली होना चाहिए। नगरपालिका मूल्य का मतलब होता है कि ऐसी मकानें जो टाउन एरिया के अंतर्गत आती हैं, और उस टाउन एरिया के अंतर्गत आने वाली मकानों का नगरपालिका जो किराया निर्धारित करती है, उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोला जाता है। और मानक किराया का मतलब होता है कि ऐसा किराया जो हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, या रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो किराया निर्धारित किया जाता है, उसे मानक किराया कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य को हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। ध्यान दीजिए, एनुअल वैल्यू के ज्ञात करने के 2 नियम हैं। पहला, जो मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, ये फर्स्ट रूल है कि ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, तो उसको ज्ञात करने के नियम। पहला, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल रेंट। सेकंड, फेयर रेंट। थर्ड, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, इन तीनों में
जो अधिक हो, अधिक हो, यह इस अमाउंट को हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। और जब इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स घटा देते हैं, नगर पालिका कर, तो जब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो जो यहाँ अमाउंट आएगा यही हम होता है एनुअल वैल्यू। मतलब इस तीनों किराए को ज्ञात करके जो भी क्वेश्चन में दिया हो, तीनों में से जो अधिक होगा उसे सकल वार्षिक मूल्य, और म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया जाएगा तो उसे एनुअल वैल्यू। एक और भी क्या चीज ध्यान दीजिए, नगरपालिका कर का मतलब कि नगरपालिका कर उसी को घटाया जाता है जो स्वामी के द्वारा, स्वामी माने मकान मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा चुकाया गया हो, चुकाया गया हो। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि म्युनिसिपल कर कब घटाया जाता है, कि जब वो मालिक के द्वारा चुकाया गया हो, न कि किराएदार के द्वारा। अब दूसरा रूल है, सेकंड रूल, वह मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसके रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। 4 तरीके के किराए होते हैं, 4 तरीके के किराए होते हैं। इसमें दो का ग्रुप बनाया जाता है। सबसे पहला एक्चुअल रेंट, सेकंड फेयर रेंट, और तीसरा म्युनिसिपल वैल्यू। और इसमें करके एक और ग्रुप बनाया जाता है, ये होता है हमारा एक्चुअल रेंट, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट। इन तीनों में जो अधिक हो, और इन दोनों में जो अधिक हो। ठीक है, अब उसके बाद से इन दोनों में क्या होगा, जो अधिक हो, ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से हम वही चीज लेस म्युनिसिपल टैक्स घटा देते हैं, जो हमारा आता है वही हमारा होता है एनुअल वैल्यू। यहां भी म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, पेड बाय ऑनर, मतलब मालिक के द्वारा चुकाया गया होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रूल है। और आगे देखते हैं, अगला ये है, इस पर डिडक्शन भी मिलता है, कटौतियां। ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी की कटौतियां का मतलब छूट। क्वेश्चन ये उठता है कि हाउस प्रॉपर्टी जो कटौतियां हैं, इसका उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, धारा 24 में। यहां पे 2 तरीके की कटौती मिलती है। सबसे पहला एक है मानक कटौती, ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछता है, और दूसरा है ऋण पर ब्याज की कटौती। 2 तरीके की कटौती प्राप्त होती है। मानक कटौती का जो उल्लेख है वो 24A में किया गया, इस सेक्शन सेक्शन 24E में। मानक कटौती कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका मूल्य का 30%। अब
और ऋण पर ब्याज की कटौती का कितना मिलता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ऋण पर ब्याज की कटौती तभी प्राप्त होती है जब, ध्यान दीजिएगा, मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया हो। अब मकान बनवाने का यहाँ तात्पर्य ये हुआ मकान को खरीदने, मकान को बनवाने, मकान का पुनर्निर्माण कराने, मरम्मत कराने के संबंध में ऋण लिया गया हो। इस पर भी ध्यान देने वाली चीजें हैं कि ऋण पर ब्याज की कटौती तभी मिलेगी जब वह स्वयं के रहने के लिए प्रयोग होता, मतलब ऐसे मकान जो स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस मकान पर ऋण पर ब्याज की कटौती कैसे प्राप्त होती, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका आता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे दिया गया है एक डेट और डेट आपका है 31/3/1999। यदि ऋण 31/3/1999 के पूर्व किस कार्य के लिए लिया गया है, खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण करने व मरम्मत के संबंध में लिया गया है, तो इस पर कटौती प्राप्त होती है 30,000 रुपया। ये अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। और दूसरा है कि यदि ऋण 31/3/1999 के बाद लिया गया और यह मकान खरीदने, ये किस लिए लिया गया है, मकान खरीदने व बनवाने के संबंध में लिया गया है, तो इस पर आपको 2 लाख रुपए तक कटौती प्राप्त होती है। लेकिन ये किसके लिए बताया है, स्वयं के रहने के प्रयोग में आने वाली मकान के संबंध में। और इसी का हमारा बी है, जब मकान किराए पर उठा तो यहां पर ऋण पर ब्याज की संपूर्ण राशि कटौती योग्य होगी। ठीक है, ये पॉइंट सारा नोट कर लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट था इसको मैंने बता दिया। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत मैं बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तहत कैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल लिखा है कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक मकान का स्वामी है, ध्यान दीजिएगा। मकान का उचित किराया 30,000 वार्षिक, नगरपालिका मूल्य 40,000, ठीक ना। वास्तविक किराया 5,000 रुपया प्रति माह, ठीक ना। नगरपालिका कर कितना है, नगरपालिका मूल्य का 20%, ठीक ना। ऋण पर ब्याज आपका मान लीजिए कि 5,000 है,
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए, आय की गणना कीजिए। अब इसको कैसे गणना करेंगे? ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इतना बड़ा नहीं आता है। देखिए गणना करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नीचे असेसमेंट ईयर 2024-25 ऐसे लिख देंगे और ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले कह रहा है कि एक्स एक मकान का स्वामी है, मकान का उचित किराया 30,000 वार्षिक है, मतलब हमारा फेयर रेंट 30,000 है। नगर पालिका मूल्य 40,000, म्युनिसिपल वैल्यू 40,000, एक्चुअल रेंट 5,000 रुपया प्रति माह, एक्चुअल रेंट 5,000 पर मंथ, 12 महीने का 12×5 60,000। अब इन तीनों में जो अधिक होगा 60,000, ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना घटाया जाएगा भाई? नगर पालिका मूल्य का कितना परसेंट है? 20%। नगर पालिका मूल्य है कितना? 40,000, इसका 20% निकाल कर भी दिया रहता है तो 4 दूनी 8,000, कितना हो जाएगा? 52,000। ये हमारा कहलाएगा एनुअल वैल्यू। इसमें से डिडक्शन घटाया जाता है, लेस डिडक्शन। डिडक्शन में 2 डिडक्शन घटाए जाते हैं। फर्स्ट एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? एनुअल वैल्यू का 30%, अभी पीछे बताए थे, मतलब इस 52,000 का 30% कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 1 0, 3 दूनी 6, अब 5 3 15,600। और सेकंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इस मकान को बनवाने के लिए कितना ऋण लिया है? 5,000, कितना हो जाएगा? 20,600, यही होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 400, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। इसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चूंकि इसमें और भी बहुत सारा मूवमेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जितनी जरूरत थी उतना आपको बता दिया गया। अब जैसे इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा आपसे कोई भी कि मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों की कटौती की मात्रा कितनी है? तो अन्य कटौतियां 2 ये होती हैं हाउस प्रॉपर्टी में, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज का आपको बतेबे किए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की मात्रा कितनी होती है? 30%। ठीक, ये भी पूछता है कि वार्षिक मूल्य से क्या नाम है, किराए से क्या तात्पर्य है, या मकान संपत्ति में की जो माने हाउस प्रॉपर्टी की गणना की जाती है तो उसमें किराया से क्या तात्पर्य? यहाँ किराए से तात्पर्य उसके वार्षिक मूल्य से। ये भी पूछ सकता है कि ऋण पर ब्याज की कितनी कटौती प्राप्त होती है? तो भाई ऋण पर ब्याज के 30,000 तक कटौती होती है, लेकिन 31/3/99 के पहले का हो, बाद का होगा तो 2 लाख। और ऐसा मकान जो किराए पर उठाने के प्रयोग में आता है उसके लिए तो अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्वयं के रहने के लिए है तो 2 ही है, 30,000 और 2 लाख। तो ये सब है हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। जो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह था वो आपको बता दिया गया, उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही अगले चैप्टर में, चूंकि इसका PDF बना नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट बोर्ड पे ही बता दिया। अगले चैप्टर का हमारा PDF ऑलरेडी बना हुआ है, तो उस PDF पे ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यू आप लोग को लेक्चर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।